है वो कवर होते हैं। एक तो हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप एल्कली और एल्कली और अल्कलाइन अर्थ में। तो ग्रुप 1 में मेरे कौन से आते हैं? एल्कली मेटल्स आते हैं। एल्कली मेटल्स आते हैं और इसमें आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम इनको एल्कली क्यों बोलते हैं? जैसे हम ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, व्हाई डू वी कॉल एल्कली मेटल्स? सर उनके बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं इसलिए। ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। बेसिकली वो वाटर में हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और वो एल्कलाइन नेचर का होता है। तो एल्कली क्यों कहते हैं? दे फॉर्म hydroxides in water which are basic in nature। ठीक है। सो देर आर लाइक बेसिस की जब हम बात करते हैं तो बेसिस में एल्कली जो है वो वाले बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं बेसिकली। बाकी बेसिस का पानी में डिसॉल्व होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं इसलिए बोलते हैं। एल्कलाइन में क्या है? एल्कलाइन में इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, प्लस मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर basic in nature and their oxides are found in earth crust, in the earth crust। ठीक है, ये हमने बता दिया। अभी कौन कौन से एल्कली मेटल्स होते हैं बताओ? लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, मीडियम, मीडियम, सीजियम, यहाँ पे फ्रेंशियम सर। सल्फर भी होता है ना सर? सर क्या? फ्रेंशियम नहीं हाँ आएगा? फ्रेंशियम, फ्रेंशियम भी आएगा, सॉरी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम, बैरियम, रेडियम। रेडॉन। रेडॉन नहीं, रेडियम होता है ना। हाँ सर, रेडॉन तो रेडियम अपना रेडियम। वो होता है, नोबल गैस होता है ना। अच्छा, हाँ सर वो वाला। बेरिलियम जो है इट इज नॉट एन अल्कालाइन मेटल, इट इज नॉट एन alkaline metal। Why it is not an alkaline metal? Because its oxide is amphoteric in nature, because its oxide is amphoteric in nature। I hope amphoteric का मतलब तो याद होगा। यस सर, Yes, sir. बेसिक एनवायरमेंट के Yes, sir. डिपेंडेंट Yes, sir. एसिडिक बेसिस की तरह एक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अभी। which reacts with both acid and base, दोनों से वो रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बेरिलियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, तो ये HCl से भी रिएक्ट कर लेगा, क्या बनाएगा? BeCl2 प्लस H2, है ना, ये एसिड है। ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? NaOH के साथ भी।
20 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। हमारे पास क्या बनाता है, Na2BeOH4। इसे हम बोलते हैं सोडियम बेरिलेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बता दिया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किस तरीके से होता है। अच्छा, ग्रुप 1 का, हाँ हाँ बोलो। सर तो बेरिलियम का एस ब्लॉक में तो इंक्लूड करते हैं ना? हाँ ऑब्वियस, एस ब्लॉक में तो करेंगे बट अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, NS1, इसका क्या रहता है, NS2। सर और कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं? कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, वो तो नेचर के अकॉर्डिंग ही है। मतलब बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक आया तो मतलब वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं हुआ ना, बेसिक तो है ही नहीं, तो वी कैन नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? यस सर हाँ हाँ बोलो। सर मतलब कोई रीजन नहीं है कि वो एम्फोटेरिक क्यों होते हैं कुछ मेटल्स? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हमने वो किया, क्लासिफाई किया। क्योंकि कभी कभी रैंडम हो जाता है ना, बहुत रैंडम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इतना मतलब रेयरली ही होता है एम्फोटेरिक, बहुत कम होते हैं एम्फोटेरिक। और हम ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि थोड़ा जब नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है, मतलब मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों का जब मतलब करेक्टर होता है तो उस केस में ज्यादा चांसेस रहते हैं। बट उसके बाद भी हम शॉर्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर डायगोनल रिलेशनशिप भी तो होगा बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, तो उससे नहीं बोल सकते? उसे ही बोल सकते हैं, बट और सर बात वही होगी ना, बेरिलियम बात छोटा है बात साइज तो में। वही होगी। अब मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है एल्यूमिनियम, बट हम उसका रीजन क्या देंगे कि एल्यूमिनियम क्यों होता है ना। बेरिलियम का तो हम एल्यूमिनियम से दे देंगे, बट एल्यूमिनियम का रीजन किससे देंगे, तो वो सब बातें हो जाती है। तो सर बेरिलियम का ये भी तो बोल सकते कि वो छोटा है बहुत, तो उसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा कोवैलेंसी दिखा सकता है एज कम्पेयर टू अदर्स। हाँ बोल सकते हैं, बट वो एक जस्टिफाइंग रीजन बोल सकते हैं, बट कोई सोल रीजन हम लोग ढूंढे तो वैसा कोई सोल रीजन है नहीं, सर एक बार है ना। ऊपर कर सकते जस्टिफिकेशन हम लोग कुछ कुछ रीजन से दे सकते हैं इस तरीके से। तो वही मैंने बताया कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर जब मिक्सअप होता है तब एम्फोटेरिक की बात आ जाती है। तो बट वो हमेशा ट्रू नहीं है, तो इसलिए हम लोग वो उसको हम बहुत ऐसा प्रोमिनेंट रीजन नहीं बोल सकते कि हाँ इसकी वजह से होता है। हाँ, दिस इज वन ऑफ द रीजन अपन बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, नाउ अभी हम पहले ग्रुप 1 को थोड़ा स्टडी करते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। अच्छा, एल्केली मेटल्स जो होते हैं हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अच्छा, पहला तो हमारा आता है हमारा रेडियाई वाला, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जिसको हमने कहाँ पे पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। तो बताओ डाउन द ग्रुप क्या होगा। रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, क्या बोलेंगे। यस सर इट Yes. इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप। कुछ खास नहीं है इसमें। दूसरा है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज इंक्रीज करता है। करेगा। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। थर्ड है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में क्या कमेंट करोगे? सर बढ़ेगी। इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज बट इन करेगी। जनरल मेटालिक हम बोलते हैं कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका डेंसिटी कम होता है। उनका डेंसिटी बेसिकली कम होता है इन जनरल हम बात करें तो। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि मास नंबर जो है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। सर कम तो हम मतलब डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होता है ना सर? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। हम कम मतलब उसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, पानी के कंपैरिजन में। ओके सर। तो अपन लिखते हैं ऑल आर लाइट मेटल्स have density less than water. All have less density less than water. Down the group, it increases because of increase in मास। मास में इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट इफेक्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इनका डेंसिटी का वैल्यू लिख रहा हूँ। याद नहीं करना है, बस ऐसे ही बताने के लिए। अच्छा, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव मेटल होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये सभी को पता है ना? यस यस सर। सर, यस यूरेनियम सर। के बाद पता है। रेडियो एक्टिव। ठीक है, ठीक है। तो लिथियम का तुम्हारा क्या हुआ? ग्रुप 2 में जो रेडियम होता है वो भी ना? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे अनयूजुअल चीज क्या दिख रहे हो? पोटेशियम की डेंसिटी सर सोडियम की कम है। सोडियम की ज्यादा है पोटेशियम। ज्यादा हो गई। ठीक है, पोटेशियम की ज्यादा होगी, मतलब हम लोग क्या बताते हैं कि लिथियम सबसे कम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद रुबिडियम है, उसके बाद सीजियम है ना। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन पोटेशियम जो है ना, वो क्या नाम है, उसका साइज एकदम से बढ़ जाता है जब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड से जाते हैं ना, तो उसका साइज एकदम से बढ़ जाता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ जाता है मतलब एक तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है कंपैरेटिवली। सर वैल्यूज को याद रखना। नहीं नहीं नहीं, साइज, और वो भी हम बात किसकी कर रहे हैं, सो उसकी वजह से डेंसिटी जो है वो कम होगी।
जब भी हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे जाते हैं तो थोड़ा जंप आता है बेसिकली प्रॉपर्टीज में। इन जनरल है ये ट्रेंड एक तरीके से इन जनरल। तो जो तुम्हारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना वो जनरली एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। मैं एक बार इसके बारे में भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ, छोटा सा नोट टाइप का लिख देता हूँ मैं। सर रीजन एक बार वापस बताइए ना। तुम्हारा पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम जैसे सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जा रहा है तो पोटेशियम का जो साइज है ना वो बढ़ जाता है। साइज बोलने का मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम होगी, बट सर मास नहीं बढ़ता। नहीं, मास बढ़ रहा है बट यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर क्या है? वॉल्यूम है, इसलिए तो कम हो गया। ओके सर। इन जनरल मास डोमिनेंट फैक्टर रहता है, बट व्हेन वी गो फ्रॉम सेकंड पीरियड टू थर्ड पीरियड तो वॉल्यूम थोड़ा डोमिनेंट हो जाता है। वो तो कैलकुलेट जितना हो के आएगा हम उसमें थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हम बस उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट the first element in each group shows some anomalous behavior or properties as compared to सर सेकंड या थर्ड नहीं, फर्स्ट तो ठीक है ना? यस सर, सोडियम। अब तो हाइड्रोजन हीलियम को थोड़ी इंक्लूड कर रहे हैं फर्स्ट में। तो हम अभी किसकी लिथियम बात? तो ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम उस तरह से सेकंड और थर्ड ही हुए ना। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये ओनली सोडियम पोटेशियम पे फोकस नहीं है। ये सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड पे फोकस्ड है। अपेरेंटली ये वाली बात थोड़ी सी अलग हो गई, सोडियम और पोटेशियम वाली। एक एक इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है ना, इसलिए। बट इन जनरल हम बात करते हैं इसकी, मतलब ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक सभी के लिए वैलिड है, सभी के लिए वैलिड है तो ये इन वाला पॉइंट। जनरल ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स में ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है। फर्स्ट और थ्री फिर एलिमेंट्स तुम लोग ये कंपेयर कर रहे हो तुम एस ब्लॉक को इंक्लूड करके, बट सर जैसे पीरियड बात, 2 से पीरियड 3 में जाने में। हाँ ये लिथियम की प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है कंपेयर टू बाकी सबके में। अभी हाँ, डेंसिटी में सोडियम और पोटेशियम में जरूर कुछ आया है फर्क, बट इन जनरल क्या होता है, लिथियम और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। ओके समझ गया। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं ना आगे आएगी इसके बारे में काफी सारी चीजें। द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप शोज, तो ये मैं बता देता हूं अदर मेंबर्स। जनरली सेकंड पीरियड एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू क्या क्या रीजन है? पहला तो उसकी साइज सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट साइज वी कैन से, अपने ग्रुप में सबसे छोटी साइज होती है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी भाई सबसे पहले आता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी ज्यादा होगी। दूसरा, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है सेकंड पीरियड में, तो अपन क्या लिखेंगे? अनअवेलेबिलिटी का स्पेलिंग गलत हो गया। अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये चार रीजन मेन रहते हैं, है ना। ये
पी ब्लॉक हर जगह आएगा ये इसके बारे में। तो ये जो 4 रीजन हर जगह रहते हैं, एक दो एक्स्ट्रा आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये जो है ना, ये हम लोग हर एक उसमें करेंगे, ब्लॉक में हर एक ग्रुप में करेंगे। तो एक ही बार हमने लिख लिया, अब ये बार बार नहीं लिखेंगे इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है ना। ठीक है, एक बार वो लिख लो टीचर। हाँ हाँ लिखो, फटाफट लिखो। हो गया सर। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज। सर रिवर्स होगा एटॉमिक साइज। सबसे ज्यादा Li+ में। यस सर, Li+ का सबसे ज्यादा साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस चार्ज तरीके से आएगा, है ना। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चार्ज तो मेरा सेम ही है। अच्छा, अभी दूसरा आता है, ये हमने किया था केमिकल बॉन्डिंग में, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। ये बताओ। Li+ का सबसे ज्यादा होगा सर। Li+ का सबसे ज्यादा होता है। क्यों Li+ का सबसे ज्यादा क्यों होता है? सर उसके पास चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा एटम्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके पास H2O के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। H2O के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा घेर लेंगे उसको, तो उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन। रिवर्स हो जाए। रिवर्स क्यों होगा? सर जितना छोटा साइज उतना सर ज्यादा जितना बड़ा सर स्पेस होगा उतना कम हाइड्रोजन को उसको कवर करेंगे सर। बेसिकली साइज जितना ज्यादा होगा हाइड्रेटेड वाला, उतना कम वो मूव कर पाएगा ना। बड़े साइज वाले मूव कम धीरे कर पाते हैं बेसिकली कंपैरेटिवली, है ना। इन जनरल आल्सो इट हैपेंस। सो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन, और तुम बोल सकते हो कंडक्टेंस के बारे में बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नेक्स्ट हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। यह हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में हो गया। हाँ बोलिए सर। मोबिलिटी को कंडक्टेंस से कैसे रिलेट किया? काइनेटिक एनर्जी तो कह सकते हैं, लेकिन सर कंडक्टेंस से कैसे किया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिख देता हूँ, थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट लगेगा। मुझे एक बात बताओ, आयंस मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इजंट इट? आयंस मूव करेंगे, जितना फास्ट मूव करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और ज्यादा होगा बेसिकली। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मोबिलिटी ऑफ आयन पे डिपेंड कर रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, सर इजंट इट? सर हाँ हाँ बोलो। ओके सर। सर वो सोडियम और पोटेशियम का वो वॉल्यूम वाला फैक्टर इधर कहीं पर अफेक्ट नहीं करता?
नहीं नहीं नहीं, सब अब ऐसा कुछ नहीं है, एक बात ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह अगर कोई इफेक्ट लग रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरी जगह पे आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कभी कभी बार लिंक भी हो जाता है, कई कई बार लिंक नहीं भी होता है। तो सर क्योंकि साइज डेंसिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन में आपने बोला ना हाँ कि वो साइज छोटा होता है, लिथियम का तो ज्यादा हाइड्रोजन घेर लेते हैं। हाँ हाँ तो सर वो वॉल्यूम मतलब साइज छोटा होगा उसका, सोडियम का पोटेशियम से, तो सेम इफेक्ट ही नहीं नहीं आएगा नहीं, तो उधर वो पे अलग भी। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है यार। यहाँ पे तुम कटायन की बात कर रहे हो और वो भी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो वाला केस मत सोचो उस तरीके से। Yes. एक बात ध्यान रखना कि मिक्स मत करना चीजों को, कि कोई भी रीजन से जो भी तुम्हारा कोई भी चीज होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेट्स से कोई भी एक फैक्ट है, तो लेट्स से उसका कोई रीजन है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है जो पर्टिकुलरली हम बताते हैं, है ना। सो देयर इज ऑल्सो ए चांस कि उसका कोई दूसरा जस्टिफिकेशन हो, बट जो बताया जाता है उसको उस पे स्टिक रहना है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कोई उससे मिलता जुलता रीजन होगा भी तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, बट कोई भी रीजन अपने माइंड से क्रिएट करके वो कभी मत करना, पूछ लेना पहले, बट वो अपने हिसाब से कभी भी कोई भी लॉजिक ऐसे मत लगाना, क्योंकि केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे इस तरीके से वर्क होता ही नहीं। जरूरी नहीं है कि वो वाला रीजन कोइंसिडेंटली काम कर रहा हो बट वही रीजन हो, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हारा वो फैक्ट होगा और उसका रीजन वहीं पे लिखा हुआ रहेगा, तो वो रीजन तुम्हें पता होगा तभी वो क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कोई भी एक फैक्ट है या कुछ भी एक एक्सेप्शन आ रहा है, उसका जो भी जस्टिफिकेशन है, तो वो जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए, अपने मन से कोई भी ऐड नहीं करना है गलती से भी, -1 आ जाएगा वहीं पे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या किस पे मैटर करता है? मेल्टिंग पॉइंट तो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे फर्क पड़ता है, बट एज वेल एज वो पैकिंग किस तरीके से है उस पे भी फर्क पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इट इज लैटिस ऑल अबाउट, रहेगा ना। हाँ हाँ, मतलब वो क्या नाम है, पैकिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से लैटिस ही हो गया एक तरीके से। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में जब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, देन वी टॉक अबाउट मेटेलिक बॉन्डिंग, है ना। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो रहती है वो वीक रहती है इन एल्कली मेटल्स। क्यों रहती है बताओ, वीक क्यों रहती है? बोलो। सर वो वीक वाटर में हाइड्राइड्स फॉर्म कर लेते हैं, इजीली टूट जाते होंगे इसके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक क्यों होती है, क्योंकि वैलेंस शेल में क्या है, सर वन एक इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग कहां से स्ट्रांग होगी मेटेलिक बॉन्डिंग? हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? एल्कालाइन अर्थ मेटल से कंपेयर कर रहे हैं। हमारे पास कंपैरिजन एस ब्लॉक का एस ब्लॉक के साथ ही करेंगे जब हम मेटल्स की बात करेंगे। तो एस ब्लॉक की कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि इनमें क्या है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है। और इनका साइज जो है ना, साइज ज्यादा रहता है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड जो है अगर हम साइज नोबल डिक्रीज। गैसेस को छोड़ दें साइज तो साइज डिक्रीज। डिक्रीज करता है, तो इनका जो है साइज बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, इफ वी टॉक अबाउट इन पीरियड्स।
सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता है और इनका साइज सबसे ज्यादा होता है। तो साइज ज्यादा है और तुम्हारा वीक थोड़ा मेटेलिक बॉन्डिंग है, तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है कंपेरेटिवली। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दे हैव लो, हाँ मतलब बस वो वर्ड यूज ध्यान नहीं आता, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट because of weak metallic bonding, because of weak metallic bonding and larger atomic size। ठीक है, ये तो हमने एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिया। व्हाट अबाउट डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, बताओ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? डिक्रीज, डिक्रीज करेगा सर। क्यों डिक्रीज करेगा? सर साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ता रहेगा सर। सर यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम में कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, होगा तो मैं अलग से बता दूंगा। Decreases due to increase in size। Due to increase in size, down the group melting point and boiling point decreases due to increase in size and बाइंडिंग एनर्जी। जब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम उनकी बात करें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ देयर एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस डिक्रीज। बाइंडिंग एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज करती है क्रिस्टल लैटिस में, इसीलिए हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या बोलते हैं, वो डिक्रीज करता है। यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखवा देता हूँ। सर ये क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ मेटल होगा ना, वो कोई कंपाउंड की तरीके से या सॉल्ट के तरीके से नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मेटल होगा। मतलब सिर्फ सोडियम के एटम जैसे अरेंज्ड होंगे एक साथ में? एग्जैक्टली। ये केल्विन में है ना। 454 होता है, 371, 336, 312, 302। बॉइलिंग पॉइंट होता है 1615, 1156, 32, 961, 944, है ना। ये हमने एक टेबल बना ली इस तरीके से। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी में रह गया है। लिथियम has maximum hydration, तो उसका जो क्लोराइड है ना वो एग्जिस्ट करता है इसमें LiCl.2H2।
ये याद कर लेना, इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे जो बीच बीच में जो फैक्ट आते हैं ना, जैसे मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप। So far we have discussed hydration, enthalpy, melting point, but वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते टाइम किसी एक एलिमेंट के बारे में कुछ स्पेशल चीज बताई है, जैसे मैंने एलआई के बारे में बताई, और किसी के बारे में थोड़ी ना बताई है, ये होता ही नहीं है, एलआई में ही होता है। तो ये जो स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है फॉर एन एलिमेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तुम्हारे पूछते हैं मल्टीपल करेक्ट में या सिंगल करेक्ट में, ऐसे क्वेश्चंस वो डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बताओ किसका ज्यादा होता है? डाउन द ग्रुप बढ़ेगा ना? डाउन द ग्रुप डाउन इंक्रीज। द ग्रुप बढ़ेगा। पोटेंशियम। Nice. डाउन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, और यही तुम्हारा किसका है? मेटेलिक करेक्टर का नेचर है। ये आई थिंक सभी को पता होगा इसके बारे में, आई डोंट थिंक इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है। देन यहां तक। नेक्स्ट आता है तुम्हारा फ्लेम कलरेशन। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है उसमें क्या है, एल्केली मेटल्स और उनके सॉल्ट जो है ना, वो एक कलर जो है वो शो करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा फ्लेम है, उस फ्लेम से जो एनर्जी मिल रहा है, जो हीट मिल रहा है, तो इनके पास क्या है ना, इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करता है, वो हायर स्टेट में जाता है, और हायर स्टेट में जाने के बाद जब वो नीचे आता है, तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, और हमें कलर शो करता है, इनविजिबल रेंज। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सर एक और बार समझो। यस सर। बताता हूँ। तुम्हारे पास क्या है, इन मेटल्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो वो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। क्यों? क्योंकि उसको फ्लेम मिल रहा है, हीट मिल रही है, उसे एनर्जी लेके ऊपर जा रहा है, और फिर वापस आके अपना जो है वो कलर शो कर रहा है। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाता है बेसिकली। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। When alkali metals and their salts are heated in the oxidizing flame, they impart characteristic
characteristic color to the flame, to the flame. It happens because these metals have only one electron in their valence shell, and after gaining energy, this electron goes to excited level पे जाता है and then comes back by emitting, लाइन नहीं बोलेंगे, लाइन बोल सकते हैं वैसे क्योंकि एक ही एटम की बात कर रहे हैं। रेडिएशन जो है ना वो एक थोड़ा सा और अच्छा वर्ड, इन द विजिबल रीजन, इन द विजिबल रीजन। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है। इनके कलर्स भी हैं जो तुमको याद रखने हैं, कलर्स ध्यान रखना है इस बात का। तो तुम्हारा है Li जो है वो क्या है, क्रिम्सन रेड। ठीक है, सोडियम जो है वो है येलो, पोटेशियम जो है वो है वॉयलेट, रुबिडियम जो है वो है रेड वॉयलेट। रेड वॉयलेट मिक्स करें क्या? मिक्स नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, और तुम्हारा सीजियम जो है वो तुम्हारा है ब्लू। ठीक है, तो ये तुम्हें याद करना है। पूछते हैं डायरेक्टली, ध्यान रखना है इन बात का, अच्छे से याद करने हैं। डायरेक्टली पूछते हैं, एक बात का ध्यान रखना है। सर इन एलिमेंट्स के बारे में सोचने पर यही कलर्स मेरे दिमाग में आते हैं। तो अच्छी बात है। सर मतलब सर ये डाउन द ग्रुप वेवलेंथ भी कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कलर्स की भी। वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है? सर कम हो रही है ना, रेड से फिर वो ट्रांजिशन ब्लू की ओर जा रहा है। खैर वो बीच में थोड़ा सा पोटेशियम अलग भी तो अलग है, मतलब रेड जो है वो अलग हो गया और ब्लू है जो अलग हो गया, बीच में थोड़ा सा वो अलग अलग मतलब वैसा है। रेड का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो गया कंपैरेटिवली। अलग अलग है, मतलब विबग्योर में जो है वो पैटर्न जो है उस तरीके से फिक्स नहीं है कुछ, वो तो हर एक मेटल का अपना अपना जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आ रहा है कलर। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लेम कलरेशन। नेक्स्ट तुम्हारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ क्या होता था, याद है किसी को?
सर हम किसी एस सरफेस एक पर हो पर्टिकुलर Yes, sir, yes, sir. इलेक्ट्रॉन, हाँ एंड इलेक्ट्रॉन एटॉम इजेक्ट होता था। सर इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स एमिट आके अपना फोटॉन्स बेसिकली हम क्या लेते थे, ये मेरा मेटल होता था, यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, अगर ये जो इंसिडेंट रे है उसका फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इजेक्ट होता था विथ सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो मेटल्स है ना, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ऑल एल्कली मेटल शो photoelectric effect except lithium. Why? सर बोलो। वर्क सर उसका फंक्शन Z बहुत इफेक्ट ज्यादा हो, बहुत वो ज्यादा है। इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्या क्या लिथियम का क्या ज्यादा है? Z इफेक्ट वो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होगा ही नहीं। क्यों रेडी क्यों नहीं होगा? सर उसके पास वैसे ही 3 है ना, सर तो कुछ उसका वर्क टॉपिक फंक्शन शायद ज्यादा हो। और भी कुछ जस्टिफिकेशन, और कोई मतलब लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? लिथियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देयरफॉर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस का बोल सकते। highest ionization energy है, therefore it is difficult, it is very difficult to remove out one electron, to remove out valence electron, to remove out valence electron, हम ये बोलेंगे। समझ में आया? बोलो। यस एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इसीलिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, बेसिकली सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे हम ये बताते हैं कि इनका अपीयरेंस क्या होता है। ये सिल्वरी वाइट होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं? सिल्वरी वाइट होते हैं। एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, चमकते हैं बेसिकली, silvery white in color and are soft metals. डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती ना, सॉफ्टनेस जो है वो हम डेंसिटी से रिलेट करते हैं। सॉफ्ट मेटल्स, तो ये सुना होगा, दे कैन बी कट विद द नाइफ ऑल्सो, है ना। सॉफ्ट Yes, sir. मेटल्स की Sodium. वजह से दे कैन बी कट विद नाइफ। ठीक है, ये इसका सॉफ्ट मेटल जो है, इसका जो है हमारा रीजन जाता है लो डेंसिटी की वजह से। इनका डेंसिटी बहुत कम होता है, इसकी वजह से सॉफ्ट होता है। लिथियम जो है उसका डेंसिटी सबसे कम होता है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से हम उसे केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरफेस पे क्या करता है? फ्लोट करता है। 515 किसके पेरेंट्स हैं? अरे रोहन सर से मिला दूं।
ठीक है, क्या बोल रहे थे हम, दे कैन बी कट विद द नाइफ, लो डेंसिटी होती है। हम क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा लिथियम जो है उसका डेंसिटी सबसे कम होता है, तो उसको केरोसिन ऑयल में जो है हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्लोट करने लगता है वहां पे, तो हम उसको पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं। ठीक है, तो ये एज अ फैक्ट बेस जो है स्टेटमेंट आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूं। लिथियम cannot be stored in kerosene oil because it floats on the surface, because of very low density. That is why it is kept wrapped in paraffin wax. सर हाँ हाँ बोलो। एल्कली मेटल्स उनके जो सॉफ्टनेस है उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? बाकी मेटल्स को मेटल से कंपेयर कर सकते हैं, और एस ब्लॉक में हम एल्कली मेटल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन जो है मेजरली एल्कलाइन अर्थ मेटल से है और बाकी मेटल से भी बोल सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन बोल सकते हैं इनको। Atomic and ionic radii, ionization enthalpy, density, hydration enthalpy, metallic melting and boiling point, electropositive nature, flame coloration, photoelectric effect, and miscellaneous other properties. Now let's talk about chemical properties, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। Chemical properties. तो alkali metals जो है ना, they are very reactive. Why they are very reactive? बताओ कि एल्कली मेटल्स जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्यों ज्यादा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है बेसिकली, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं alkali metals are highly reactive metals. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ, अच्छा अभी अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? बताओ। इंक्रीज सर इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है। तो एल्कली मेटल्स का तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ ना, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसकी वजह से उसका रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा और क्यों?
पोटेशियम सीजियम का सब सर सीजियम का होगा। क्यों होगा सीजियम का? सर सबसे कम इसकी आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी है तो एनर्जी वेरी इसकी गुड, सबसे वेरी कम इलेक्ट्रॉन गुड। इजीली लूज कर देगा। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे पहला जो आता है प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्टिविटी विद एयर। एयर के साथ उसका रिएक्टिविटी किस तरीके से है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं ना, उनका प्रॉपर्टी होता है कि वो ऑक्सीजन में बहुत जल्दी से बेसिकली रिएक्ट कर जाते हैं और अलग अलग टाइप की हमारे पास ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिथियम जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है लिथियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड। सोडियम जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम पर ऑक्साइड। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जब बनाते हैं तब क्या बनाते हैं? KO2 सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चक्कर है? कोई ऑक्साइड बना रहा है, कोई पर ऑक्साइड बना रहा है और कोई सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो देखो यहां पे मैं वो बना रहा हूं, चलो एक छोटा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। Li प्लस 2Li प्लस है, इसका जो ऑक्साइड है, टू Li प्लस है। अरे यार ये 2Li प्लस है और O माइनस 2 है, ठीक है। 2Na प्लस है और O2 2 माइनस है। O2 2 माइनस है। नेक्स्ट क्या है? K प्लस O2 माइनस है। अब बताओ कुछ लिंक समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? K प्लस हुआ, Rb प्लस हुआ, सीजियम प्लस हुआ। पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी फैक्टर। स्मॉल साइज्ड कटायन, ठीक है। मीडियम साइज्ड कटायन, बिग साइज लार्ज पैटर्न। साइज कटायंस। तो भाई जैसे जैसे कटायन का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन आता जा रहा है। देखो 2 लिथियम के साथ एक ऑक्सीजन था पहले, उसके बाद 2 सोडियम के साथ 2 ऑक्सीजन, है ना। पहले था 2:1, फिर हुआ 1:1, फिर हुआ 1:2, क्योंकि मेरा कटायन का साइज बढ़ता जा रहा है। अब इट कैन अकोमोडेट मोर ऑक्सीजन। छोटा कटायन कम ऑक्सीजन को अकोमोडेट कर पाएगा, बड़ा कटायन ज्यादा ऑक्सीजन को अकोमोडेट कर पाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इनको बताते हैं। समझ में आया सभी को? बताओ। यस सर, समझ आ गया। किसी को डाउट है?
ठीक है, इसमें अरे ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लिख रहे हैं, ड्यू टू diagonal relationship due to diagonal relationship with magnesium, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में और भी बात करेंगे अभी इसके बाद। lithium also form nitrides, also form nitrides, other alkali metal do not form। तो लिथियम जो है वो N2 के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। यहाँ पे Li प्लस और N3 माइनस लिथियम ही बनाता है, बाकी नहीं करते। मैंने बताया था अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो ये उसी का एग्जांपल एक तरीके से कि लिथियम बना रहा है, बाकी नहीं बना रहे, बाकी का साइज ज्यादा है ना। लिथियम ही है वो ही नाइट्राइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर पाता है और नाइट्राइड बना पाता है। सर हाँ हाँ बोलो। तो सर मतलब अल्कली अर्थ मेटल तो बनाते होंगे ना? एल्कलाइन अर्थ मेटल, यस सर, वो तो बनाते होंगे ना? हाँ वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ रिएक्टिविटी विद एयर के साथ किस तरीके से। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद H2। H2 के साथ कैसी रिएक्टिविटी है? सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। है ना, तो इसमें क्या है ना, तुम्हारा एल्कली मेटल जो है हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल हाइड्राइड विच इज आयनिक इन नेचर। जैसे तुम्हारा लिथियम है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये M प्लस H माइनस इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, ये हो गया रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ भी आराम से कंपाउंड बना लेता है, तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं जनरली। बस लिथियम का थोड़ा ज्यादा कोवलेंट नेचर आ जाता है, क्योंकि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से लिथियम जो है उसके कंपाउंड थोड़े से कोवलेंट होते हैं, बाकी सबके आयनिक रहते हैं। तो यहां पे मैं लिखा रहा हूं द एल्कली मेटल्स react vigorously with halogens and form
halides which are ionic in nature, आयनिक होता है ना। तो मेटल जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MX। तो ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। इसी में हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, हैलाइड्स ऑफ lithium, halides of lithium are bit covalent in nature, bit covalent in nature because of high polarizing power of lithium plus रेफरेंस क्या है, फजान्स रूल, फजान्स रूल के रेफरेंस में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, LiF, LiCl, LiBr, Li सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा? LII इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि I माइनस का साइज क्या है, साइज अनायन प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, हैलाइड्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा है, सर हाँ हाँ बोलो। सर वो रिएक्टिविटी विद एयर में लास्ट पॉइंट आप एक बार बता सकते हैं वापस? रिएक्टिविटी विद एयर, एयर, यस एयर ही बोल रहे हो ना। लास्ट पॉइंट में लिथियम ही बना पाता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, नाइट्राइड लिथियम ही बना पाता है, बाकी नहीं बना पाते हैं, बाकी एल्कली मेटल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा लिथियम यहाँ पे है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो है ना वो ऐसे डायगोनली सिमिलर रहती है। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे बाद में ना, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तुमने थोड़ा बहुत किस में देखा है, पीरियोडिक टेबल में देखा है, तो उसका रेफरेंस में दे रहा हूं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मेरा रिड्यूसिंग नेचर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ रिड्यूसिंग नेचर जो है उसके बारे में हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारा रिड्यूसिंग नेचर जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जो हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेडॉक्स में पढ़ा था, तो उससे तुम्हारा जो है वो डिसाइड होता है। वहां पे हमने क्या बोला था बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में? सर जिसका वो ERSP ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूस करेगा। ज्यादा किसमें? नेगेटिव ज्यादा होगा तब ना, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जैसे लिथियम सबसे नीचे था लिस्ट में, याद हो तो, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल। ना सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल का क्या मतलब है कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, नहीं सॉरी, दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, है ना। तो दूसरों को जितना ज्यादा वो रिड्यूस करेगा उतने अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो लिथियम सबसे नीचे था लो, तो लिथियम सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट था।
ठीक है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा उसका टेंडेंसी होगा दूसरों को रिड्यूस करने का, क्योंकि लिथियम का नेगेटिव में सबसे ज्यादा था -3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देख लिया, बट थ्योरेटिकली हम कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, तीनों के बारे में। पहले एक छोटा सा आउटलाइन लिख लेते हैं। Alkali metals have strong tendency to get oxidized. अच्छा, यहाँ पे वो लाइन वाला भी आता है ना कुछ तो, मतलब ऐसे पूरा ब्लैंक है ना यहाँ पे, वो नोटबुक में जो लाइन पड़ता है, व्यू में जाना पड़ता है, सर रूलर लाइन। यस सर। कौन और सर सी? सेकंड वाला ऑप्शन लीजिए। नहीं सर वो, हाँ अच्छा यार, ये पहले करना चाहिए था वैसे, बट ठीक है, अभी जितना हो गया उतना हो गया। ये ज्यादा अच्छा है ना, एकदम से मेरे को क्लिक हुआ। Alkali metals have strong tendency to get oxidized. That is why they behave as strong reducing agent. ठीक है, standard electrode potential measures reducing power and it depends on following. पहला है सब्लिमेशन एनर्जी। तुम्हारा सॉलिड, पहले मेटल को गैस में कन्वर्ट करो, तो ये है डेल्टा एच सब्लिमेशन। दूसरा है इसमें कन्वर्ट तो हो गया, बट रिड्यूसिंग का क्या मतलब है? खुद ऑक्सीडाइज होना, तो ऑक्सीडाइज तो कराना पड़ेगा, तो ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब जब आयन है तो आयन, ध्यान रखना, आयन कभी भी ऐसे फ्री स्टेट में नहीं रहता है, गैसियस स्टेट में नहीं रहता, उसे एक सॉल्यूशन चाहिए आयन को। आयन को स्टेबलाइज रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए एक सॉल्यूशन का एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए हमेशा, ध्यान रखो इस बात का। तो थर्ड स्टेप में क्या है, हमें इसको पानी का एनवायरनमेंट देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इस तरीके से, डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अभी क्या है, इन तीनों का जो समीशन है वो बताता है ई नोड को। ई नोड जो आता है इन तीनों के समीशन से होके आता है, इन तीनों पे डिपेंड करता है। अब ई नोड वैल्यूज लिख लेते हैं, उसके बाद में एक जनरल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चलो ई नोड वैल्यू, हम तो एसआरपी लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा लिथियम है, यहाँ पे मेरा सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम। लिथियम का होता है -3.04, सोडियम का होता है -2.71, -2.925, -2.930, -2.927। अब तुम्हें लग रहा होगा, अब बताओ मेरे को सब्लिमेशन एनर्जी की, चलो बाद में बात करते हैं ना। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा?
आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीज करेगा। है ना, इसका जो ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा, है ना, डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम। इसका बताओ। सर वो डिक्रीज करेगा। सर वो भी डिक्रीज करेगा, है ना, टॉप टू बॉटम। और मेरा जो ये जो क्या नाम है ई नॉट जो आ रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसका क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे तो, है ना। और हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी तो हमारा ओवरऑल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा। देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझना इस बात को कि वी हैव टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड अनदर इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये दोनों फैक्टर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। आयनाइजेशन एनर्जी जो है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, रिएक्टिविटी पे, साइज, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, रिड्यूसिंग टेंडेंसी। क्यों बोला, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इतना ज्यादा होगा उतना ही कम रिड्यूसिंग नेचर होगा, वेयर एज डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्टर्स हो गए। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। हमेशा कोई भी चैप्टर ले लो, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन कुछ आएगा और उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकलेगा, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जेई जो है उनमें से, जैसे मान लो पूरे 20 चैप्टर में से 20-25 चैप्टर में लेट्स से 15 ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो 15 के 15 इंपॉर्टेंट है, 15 में से एक तो आराम से पूछ लेगा वो, मिनिमम। ठीक है, अच्छा तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। तो अभी क्या है ना, तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा डोमिनेंट फैक्टर है कंपैरेटिवली। अब देखो इन तीनों का जब समीशन लिया गया तब ये देखा गया कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो किसका आ रहा है, या सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, इसकी, और सबसे कम किसकी है, इसकी। हाईएस्ट, लोएस्ट, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। लिथियम में हाईएस्ट क्यों आ रही है, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है, बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है लिथियम के लिए। मैं लिखवा रहा हूं उसको, एक बार वापस रिपीट करेंगे? हाँ मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिखा रहा हूं। ओके सर। तो यहां पे मैं लिखा रहा हूं, लिथियम आयन has smallest size, has smallest size, highest hydration enthalpy, highest hydration enthalpy, और उसकी वजह से क्या होगा, हाई ई नॉट वैल्यू, और उसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट पावरफुल
रिड्यूसिंग एजेंट, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। एक मिनट रुको। तो लिथियम का सबसे छोटा साइज है और वो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बेसिकली क्या है, सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, बट क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा उल्टा हो गया। मैं ऑर्डर लिख रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, लिथियम सबसे ज्यादा है रिड्यूसिंग नेचर में, फिर तुम्हारा सीजियम है, उसके बाद में क्या है, सीजियम के बाद में रुबिडियम है, उसके बाद में पोटेशियम है, उसके बाद में सोडियम है। सर बीच में आपका नेट चला गया था। तो नहीं, बस ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है ये, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का वो आता है ऑर्डर। क्लियर है सभी को? हाँ बोलो, अब बोलो। जो आपने रिलेशन लिखा आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का रिड्यूसिंग नेचर के साथ, सर ये आपने ये मतलब कैसे लिखा, ये ऊपर से देखकर कि ये एक्सपेरिमेंटल है? नहीं, तुम रिड्यूसिंग नेचर कब देखोगे, जब तुम एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कराओगे तभी ना। तो मेटल तो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, तो पहले वो गैस में जाएगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर एक्वस में जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस जो हो रहे हैं, ये प्रोसेस ही तो तुम्हारा ई नोड डिफाइन करता है। ई नोड कैसे आता है, तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रोड को डिप करते हो सॉल्यूशन के अंदर, है ना, तो सॉल्यूशन तो है ही वहां पे। तो तुम्हारा क्या है, जैसे जिंक को डिप किया तुमने, तो जिंक तुम्हारा सॉलिड में है और वो सॉलिड से पहले किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, फिर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और फिर वो एक्वस आयन Zn+2 एक्वस में आ रहा है। तो इन दिस होल प्रोसेस ये तीनों के तीनों स्टेप्स जो है वो पार्टिसिपेट ले रहे हैं और वो डिटरमिन कर रहे हैं तुम्हारा ई नॉड, तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इट वाज फाउंड कि तुम्हारा लिथियम का सबसे ज्यादा आता है और वो डोमिनेटिंग इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख भी दिया मैंने, सॉरी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है, डोमिनेंट फैक्टर इन लिथियम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ। रिड्यूसिंग नेचर हो गया हमारा, हमारे दो इफेक्ट, दो और सर बचे। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें डेल्टा मतलब सर इसमें आयनिक एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सर ऑर्डर बताइए ना एक बार। ऊपर लिखा तो है यार, कैसी बातें कर रहे हो, हाइड्रेशन एनर्जी अलग से बताया तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जरूरत कहाँ है तुमको। ओके सर। तो सीजियम की इनोड एसआरपी कितनी है? -2.927। ठीक है सर तो हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो यार। सर वो रिलेशन लिखा ना आपने रिड्यूसिंग नेचर का भी, तो हाँ उसमें पहले रिबिडियम नहीं आना चाहिए? रुबिडियम का -2.93, वो मैं सोच रहा था वैसा।
बट वैसा डेटा कभी गलत नहीं हो सकता, बट ये कैसे इस तरीके से आ रहा है, बहुत कम डिफरेंस है दो, बट सीजियम जो है वो ज्यादा बताते हैं, डेटा थोड़ा और बता रहा है। वैसे एनसीईआरटी में कहीं इनके ऑर्डर को मेंशन नहीं किया है, बस हाईएस्ट और लोवेस्ट ही बताया गया है, कहीं इनके ऑर्डर को बताया नहीं है। अभी के लिए लिख लूं, एक बार मैं और रिसर्च करता हूं कि पिछली बार भी डाउट तो आया था, बट बुक्स वगैरह में सीजीएम जो है उसको पहले रखा गया है ना। एक बार इसको नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसके बारे में एक बार और, है ना। मैं कंफर्म बता देता हूँ, थोड़ा वैसे डिफरेंस है, ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में ना।